नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑनर्स की एक पूरी प्लेलिस्ट की, जिसमें मैंने आपको लगभग सभी कोड BSOC 101 से लेकर BSOC 114 तक लगभग सभी कोड मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आज का जो हमारा विषय है वो है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, यानी आप मान के चलिए कि समाज शास्त्र के अंदर धर्म से संबंधित जो भी विषय हम पढ़ते हैं वो सभी बात हम यहाँ पर करेंगे। आप इसे रिलीजियस सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं। अगर हिंदी में हम इसे बोलें इस विषय को, तो हिंदी में आप इस विषय को धार्मिक समाज शास्त्र कह सकते हैं। यानी समाज का अध्ययन तो हमें करना है, लेकिन किस नजरिए से? धर्म के नजरिए से। यहाँ जितने भी कॉन्सेप्ट इस क्लास के अंदर होंगे वो सारे ही रिलीजन से रिलेटेड होंगे। मतलब समझेंगे हम सोसाइटी को ही, वी आर स्टडिंग द सोसाइटी। लेकिन दोस्त, कहीं ना कहीं सोसाइटी को समझने के लिए हम करेंगे किसका सहारा लेंगे? रिलीजन का सहारा लेंगे। ठीक है दोस्त। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी के अंदर रिलीजन को किसी भी आप देखिए सुपर नेचुरल चीज़ों से नहीं जोड़ा जाता। ठीक है दोस्त, ये बात आप याद रखिए। ईश्वर से नहीं जोड़ा जाता यहाँ पर धर्म को, बल्कि धर्म को यहाँ पर एक सोशल सिस्टम के रूप में देखा जाता है, एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पर धर्म को देखा जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई आपको या नहीं आई दोस्त, बताइए। तो धार्मिक समाजशास्त्र हम पढ़ेंगे और इसको एक सोशल सिस्टम के तौर पर देखेंगे रिलीजन को। मेजर जो कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? 9891216186। दोस्तों ये जो है हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे दो इंपॉर्टेंट सूचना मुझे आपको देनी है। एक तो ये कि जो गेस्ट पेपर्स हैं जून 2025 एग्जाम के, वो अब अवेलेबल हैं। लेटेस्ट आप ले सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। दूसरा, जिन भी बच्चों के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिन भी बच्चों के एग्जाम जून में है उन्हें अपने 31 मार्च तक क्या कर देने हैं? सारे असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। लास्ट डेट है आपकी 2025 के लिए। ठीक है। और जिनके एग्जाम दिसंबर में है वो अपने 30 सितंबर तक क्या कर देंगे? असाइनमेंट को सबमिट कर देंगे 2025 तक। तो देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, आज के कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्त। चलिए, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्य समाज टुवर्ड्स द, आप कहेंगे इमेनिसिपेशन, है ना, इमेनिसिपेशन ऑफ वुमेन। सीधी सी बात है दोस्त, आर्य समाज, आपको पता आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों, है ना, दयानंद सरस्वती, है ना, एक समाज सुधारक रहे हैं, प्रेरक रहे हैं समाज के दयानंद सरस्वती साहब। उन्होंने क्या किया था? वुमेन्स के लिए बहुत सारे कदम उठाए, तो उसके बारे में जानेंगे। द सोशल कंडीशन, कुछ सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जानेंगे जो कि आप देखिए जिनके कारण भारत में भक्ति ट्रेडिशन का, भक्ति परंपरा का उदय हुआ, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, किन सामाजिक परिस्थितियों के कारण। इसके अलावा ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा जाता है कि रिलीजन जो है दोस्त वो क्या करता है? सोशल रिलेशनशिप को मजबूत करता है। रिलीजन क्या करता है? लोगों के सोशल रिलेशंस को मजबूत करता है। कैसे करता है? अब आप देखिए, एक कम से कम लोग अलग अलग धर्मों में बटे होते हैं, बात तो है, लेकिन कम से कम एक धर्म के अंदर जो समुदाय होता है, मान लीजिए हिंदू धर्म का धार्मिक समुदाय है, तो वो तो आपस में एका महसूस करता है, वो तो आपस में एकता महसूस करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं धर्म बांटता नहीं है, बल्कि धर्म तो जोड़ता है। उस बारों को भी देखेंगे, है ना। फिर आता है लेवी स्ट्रॉस का, आप मिथ का सिद्धांत। मिथ के बारे में क्या कहते हैं, क्या होते हैं मिथ, जिसे आप मिथ्यावाद भी कह सकते हैं। डज रिलीजन सर्व एज अ मीन्स ऑफ मोरल प्रिस्क्रिप्शन इन सोसाइटी। आप देखिए धर्म कैसे मोरालिटी को लेकर आता है, क्योंकि जब भी बात मोरालिटी की आती है तो हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज धार्मिक है और कौन सी चीज आप कहेंगे अधार्मिक या फिर पाप है ना। जब हम धर्म की बात करते हैं तभी तो आप कहेंगे पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, क्योंकि ये धर्म ही हमें सिखाता है। तो नैतिकता का एक बेस तैयार करता है कौन? हमारे लिए रिलीजन। उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये बहुत प्यारी सी बातें थी। चलिए अब जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए आर्य समाज ने वुमेन्स के लिए क्या क्या किया। आर्य समाज को आप देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने 1875 में खोजा था। ठीक है, इसने वुमेन्स के लिए काफी कुछ किया। इन्होंने हिंदू जो भारतीय समाज है उसमें सुधार किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है। और हमेशा कहा कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। किसके बेस पर? वैदिक प्रिंसिपल्स के बेस पर। आर्य समाज वेदों को बड़ा मानता है दोस्त, इसलिए यही वो आप कह सकते हैं सोसाइटी है। आर्य समाज एक ऐसी सोसाइटी है जो इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये वेदों को मानता है और वेदों में लिखा है सभी लोग समान है, इवन हर जेंडर इक्वल है, तो जेंडर इक्वालिटी की ये बात करता है। ये कहता है एजुकेशन फॉर वुमेन।
जैसे आप देखिए आर्य समाज स्टेबलाइज्ड कन्या गुरुकुल, आर्य समाज ने कन्या गुरुकुल नाम से क्या किए, स्कूल स्थापित किए हैं जहां पर महिलाओं को पढ़ाया जाता है, उन्हें नॉलेज दी जाती है, उन्हें एम्पावर करने की कोशिश की जाती है। तो पहला स्टेप क्या है आर्य समाज का, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, दैट इज कन्या गुरुकुल्स। फिर आता है अपोजिशन टू चाइल्ड मैरिज, इन्होंने हमेशा बाल विवाह का क्या किया है, विरोध किया है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड है ना, उसकी मैरिज का इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया है, जिसमें इन्होंने आप देखिए शारदा एक्ट 1929 के तहत आपने सुना होगा कि भारत में बाल विवाह को पूरी तरीके से निषेध कर दिया गया था। पहले महिलाओं की एज कितनी थी शादी की, 18 साल थी दोस्त, लेकिन अब ये कितने वर्ष हो गई है, आप याद रखिए ये 21 साल हो गई है। 21 साल से पहले आप लड़की की शादी अब नहीं कर सकते, क्लियर। हाँ, वोटिंग की अभी भी 18 साल ही है। आगे चलिए, इसके अलावा विडो रीमैरिज, इन्होंने हमेशा कहा, हालांकि हिंदू धर्म में, हिंदू कम्युनिटी में विधवा विवाह को स्वीकृति नहीं थी, लेकिन इन्होंने हमेशा, आर्य समाज ने हमेशा विडोज के लिए, जो विधवा होती हैं है ना, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनको दोबारा विवाह करने की अनुमति प्रदान करने के लिए काफी संघर्ष किया। अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, सती प्रथा को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए ढेर सारे आंदोलन इन्होंने क्या किए थे, चलाए थे। अभी सती प्रथा क्या थी, यदि किसी वुमेन का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वुमेन को उसी के साथ उसकी चिता में समा जाना है ना, उसके ही आप कहेंगे साथ मृत्यु को प्राप्त करना, ये सती प्रथा हुआ करती थी, जो कि आप देखिए बिल्कुल नाजायज था, किसी के जीवन को आप कह सकते हैं छीनना। इसलिए इसको समाप्त करने के लिए आर्य समाज ने कदम उठाए थे। इक्वल राइट्स इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, है ना, धर्मों के अंदर कोई भी आप कहेंगे रिचुअल्स हैं, कोई भी आप कहेंगे त्योहार है, कुछ भी चीज है, मतलब रिलीजियस कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार है। मान लीजिए मंदिरों में पूजा पाठ का ही, ठीक। इसके अलावा अपोजिशन टू डोरी, इन्होंने हमेशा दहेज प्रथा के खिलाफ रहे हैं। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, सर मैंने आपको बताया था कि ये एकमात्र भारत का ऐसा समाज है जो इंटरकास्ट मैरिज को भी प्रमोट करता है, और आप देखिए कोर्ट मैरिजेस को भी क्या करता है, प्रमोट करता है, क्लियर। हाँ, वरना हिंदू धर्म में क्या रूल है, आपको कास्ट के अंदर विवाह करना है और गोत्र से बाहर विवाह करना है। सिर्फ इतनी सी चीजें आपको यहां पर क्या करनी है, समझ के चलनी है दोस्त। आगे चलें, नेक्स्ट है द सोशल कंडीशंस दैट लेड टू द राइज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन इंडिया। आप देखिए भारत में भक्ति आंदोलन के जन्म के लिए, ध्यान से समझिए आप इस चीज को, भारत में भक्ति आंदोलन के जन्म के लिए कौन कौन सी सामाजिक परिस्थितियां क्या है, जिम्मेदार है, ये आपको समझना है, ठीक है दोस्त। बताइए, आगे चलें, आगे चलें क्या, देखिए तो भक्ति मूवमेंट आपको पता है 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक रहा। हालांकि इसकी बेसिकली स्टार्टिंग जो हुई थी वो सदर्न इंडिया से हुई थी, है ना, भारत के साउथ वाले इलाके से हुई थी, सदर्न इंडिया आप कह सकते हैं, है ना। एमर्ज एज अ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसने समाज में और धर्म में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया था। मेजरली यहाँ पर 2 प्रकार के संत आपको देखने के लिए मिलेंगे, अलवार, आप कह सकते हैं अलवार सेंट और नैनार सेंट। अलवार सेंट जो थे वो विष्णु की भक्ति करते थे, और नैनार संत जो थे आपकी वो शिव की भक्ति करते थे। तो इन्होंने हमेशा आप देखिए डिवोशन की बात की, इस मूवमेंट ने भक्ति की बात की, लेकिन साथ साथ इसने ढेर सारे कदम उठाए उस समय के सोशल कंडीशंस को लेकर। क्योंकि रीजन क्या था, उस समय जो आपकी कास्ट सिस्टम था बहुत ज्यादा रिजिड हो चुका था। रिजिड क्यों, क्योंकि ये कह दिया था कि जो कास्ट होती हैं वो जन्म के आधार पर होती हैं, और जन्म के आधार पर कास्ट होने के कारण कुछ जो लोअर कास्ट थी उनके साथ भेदभाव होने लगा था। और इसी को लेकर कबीर दास है, हमारे रविदास हैं और तुकाराम साहब जो हैं, इन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। तो सबसे पहली बात क्या थी कि भक्ति आंदोलन ने कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। ये कहा कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है, तो फिर कास्ट का ठप्पा जब कहीं है ही नहीं तो व्हाई शुड बी डिस्क्रिमिनेट द पर्संस, है ना, लोगों को या पीपल को हमें क्यों डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी मतलब क्या है, आपको पता है एक वर्ण व्यवस्था थी इंडिया के अंदर, जिसमें ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य और फिर आपके शूद्र। तो ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था, और इसी रीजन से ब्राह्मणों को एक डोमिनेंस मिल गया था सभी रिलीजियस अफेयर्स में, यानी सारे धार्मिक कार्य कौन करेंगे, ब्राह्मण ही करेंगे। तो इसी कंडीशन को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं क्या था, आप देखिए भक्ति आंदोलन ने हमेशा ब्राह्मणवाद का विरोध किया, ब्राह्मणिज्म का विरोध किया। रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअल्स, इन्होंने किसी प्रकार के रिचुअल्स को, कर्मकांडों को, यज्ञों को मानने से इंकार कर दिया। इन्होंने कहा ईश्वर को यदि पाना है तो सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो आप क्या कीजिए डायरेक्टली
बाय द लव, या तो आप लव के माध्यम से कीजिए या फिर आप देखिए नॉलेज के माध्यम से, ज्ञान की खोज में निकलिए या फिर प्यार की खोज में निकलिए, आपको ईश्वर जरूर प्राप्त होंगे। तो पर्सनल डिवोशन यानी कि आपको भक्ति करनी है, आपको रिचुअल्स की जरूरत नहीं है ना दोस्त, आपको किसी सैक्रिफाइसेस की जरूरत नहीं है, किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी परंपरा का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा था उस समय, क्योंकि सूफिज्म जो कि इस्लामिक आप कह सकते हैं सूफी ट्रेडिशन था। जिस तरीके से हिंदू धर्म में भक्ति ट्रेडिशन था, भक्ति परंपरा थी, ऐसे ही इस्लाम धर्म में आप कह सकते हैं सूफी परंपरा थी। तो उसके भी कुछ सिद्धांत इन्होंने उठाए, जैसे मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब है एक ही है ईश्वर, उसके प्रति प्यार और डिवोशन हमारे अंदर होना चाहिए। और यही बात, एक ही ईश्वर की बात किसने कही? कबीर ने भी कही, और सिख समुदाय के आप कह सकते हैं संस्थापक गुरु नानक साहब ने भी कही, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उस समय देखिए भक्ति आंदोलन शुरुआत होने के पीछे सारे सोशल या रिलीजियस रीजन नहीं थे, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर पॉलिटिकली पूरी तरीके से इनस्टेबिलिटी हो गई थी, टर्किस है, मुगल है, और रीजनल वॉर्स जो है वो बहुत ज्यादा होने लगे थे, आक्रमण होने लगे थे। एक तरफ से तुर्की लोग आक्रमण कर रहे थे, दूसरी तरफ आप देखिए मुगल एम्पायर धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ था। इसके अलावा रिलीजियस आपका रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर, जो हमारा भक्ति आंदोलन था इसमें जो सेंट थे उन्होंने भक्ति का प्रचार कैसे किया? आपके लिटरेचर लिख लिख के, कविताएं लिख लिख के, कहानियां लिख लिख के और नाच गाकर प्रचार किया था। तो इसी दौरान जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति ट्रेडिशन के दौरान ढेर सारा लिटरेचर लिखा गया, जो मेजरली आप देखिए तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं और बासवन्ना जी हैं, इन सभी ने लिखा था। ठीक है दोस्त। इसके अलावा नीड फॉर सोशल हार्मोनी, और समाज में एक समझौते की बात की गई। ये कहा गया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये जो आपस में डिवाइडेड है, एक तरफ हिंदू है और एक तरफ मुस्लिम समुदाय खड़ा है, इनको जोड़ने की बात की गई। तो इसका हो गया भक्ति ट्रेडिशन और इनका हो गया सूफी ट्रेडिशन, दोनों को मिक्स करने की बात की गई। और दोनों के लिए लव के साथ डिवोशन को ही और नॉलेज को ही क्या माना गया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। तो ये थी कुछ सोशल कंडीशंस। ये सोशल कंडीशन किस समय की हैं? तो आप कहेंगे सर ये सोशल कंडीशंस उस समय की हैं जब क्या हो रहा था? भारत के अंदर भक्ति आंदोलन चल रहा था। डन। नेक्स्ट, अब देखिए कैसे धर्म सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। धर्म की बात हो रही है और हमें बताना है किसके अकॉर्डिंग? कुर्ग इन Karnataka has a unique culture and religious identity where religion plays a significant role in strengthening social bonds। तो कुर्ग क्या है दोस्त? कुर्ग जो है, कुर्ग सोसाइटी जो है कर्नाटक के अंदर है, जो एक अपना यूनिक कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी रखती है। और ये एक ऐसा एग्जांपल है जो हमें दिखाता है कि यदि एक ही रिलीजन से ढेर सारे लोग जुड़े हों तो उन लोगों के बीच रिलीजन क्या करता है? यूनिटी की काम करता है, उन लोगों के बीच में सोशल बॉन्ड्स बनाता है। यदि आप देखिए कोडावस भी कहा जाता है इनको, कुर्गिस भी कहा जाता है। प्रैक्टिस एंसेस्टर वर्शिप्स करना, है ना, विच फोस्टर आप कह सकते हैं फोस्टर्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। देखिए सबसे पहली बात तो इन लोगों का सिद्धांत क्या है कि हमें बड़ों का क्या करना है? सम्मान करना है। और जब हम बड़ों के सम्मान की बात करते हैं तो हम आज्ञाकारी हो जाते हैं, और आज्ञाकारी समाज में कभी भी रिश्ते टूटते नहीं है। आज के समय भाई भाई की लड़ाई क्यों हो जाती है? क्योंकि रीजन ये है कि छोटा भाई बड़े भाई की रिस्पेक्ट नहीं समझता और बड़ा भाई छोटे भाई की गरिमा को नहीं समझता। लेकिन कुर्ग सोसाइटी में ऐसा नहीं है। इसके अलावा फेस्टिवल्स लाइक आप देखिए कालीपोद, है ना, वॉरियर फेस्टिवल जो है इनका, कावेरी फेस्टिवल जो है जो कि रिवर वर्शिप है ना, नदी की पूजा, और जो आपका पुथेरी फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्ट आप कह सकते हैं फेस्टिवल है, यानी फसल कटाई का फेस्टिवल है। वो सभी फेस्टिवल्स ये सेलिब्रेट करते हैं साथ में मिलके। ये भी दिखाता है कि रिलीजन एक्टिविटी क्या करती है? सोशल बॉन्ड को बनाती है। इसके अलावा टेम्पल एंड सैक्रेड ग्रुप्स, जैसे कि जब देखिए टेम्पल बनाए जाते हैं, किसी भी कम्युनिटी का टेम्पल जो होता है वो उस कम्युनिटी की एक पहचान बन जाता है, स्पेशली उसकी रिलीजियस पहचान। और टेम्पल्स में सभी लोग एक साथ जाते हैं, वहां पर सब इक्वल होते हैं और सभी लोग मिलके जिस भी काम को कर रहे होते हैं वहां पर सोशल बॉन्ड क्या होता है? अपने आप ही मजबूत होता चला जाता है। इसके अलावा द जॉइंट फैमिली सिस्टम, यहाँ पर आप देखिए ओका सिस्टम है। आज भी यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर, कुर्ग सोसाइटी के अंदर लोग कैसे रहते हैं? जॉइंट फैमिली के अंदर ही रहते हैं। मेटेरियल आप कह सकते हैं, सॉरी, मार्शल एंड रिलीजियस हेरिटेज। मार्शल एंड रिलीजियस हेरिटेज का क्या मतलब है? कुर्गीज हैव स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ट्रेडिशन। इनके पास एक मिलिट्री ट्रेडिशन है, मतलब खुद का ही आप देखिए सैन्य बल है। सैन्य बल का मतलब नहीं इन्होंने अपनी आर्मी खड़ी कर रखी, नहीं, इनके पास एक सैन्य स्किल है, एक मिलिट्री स्किल है इन लोगों के पास, जो दिखाता है क्या? इनका बिलीव दिखाता है ब्रेवरी को लेकर, ऑनर को लेकर। मतलब ये बहादुर है, लेकिन किस चीज के लिए? सम्मान के लिए। ये विरोध नहीं करते। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कुर्ग सोसाइटी के रेफरेंस में कि जब रिलीजन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं हम और रिलीजन हमें सही दिशा में मोड़ रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं रिलीजन जो होते हैं वो स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हैं हमारे सोशल बॉन्ड्स को, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को, हमारी सोशल हार्मनी को। क्लियर दोस्त? बताइए।
आगे चले नेक्स्ट। अब बात करते हैं लेवी स्ट्रॉस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिथ। देखिए पूरा नाम है क्लॉड लेविस स्ट्रॉस, एक स्ट्रक्चरलिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मानव विज्ञान होते हैं, जो क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, है ना। आप देखिए ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कहां पर? सोसाइटी के अंदर। तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्हीं में से एक थे आपके लेविस साहब। एनालाइज मिथ एज अ सिस्टम ऑफ मीनिंग रेदर देन मोर स्टोरीज। उन्होंने कहा कि मिथ जो होते हैं, मिथ मीनिंग का, अर्थ का एक सिस्टम है, ये स्टोरीज का नहीं है। मतलब क्या? अभी धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ जाएगी। His structuralist approach to mythology suggests that myths serve to resolve contradictions in human thought। मतलब सिर्फ इतना सा है, उन्होंने कहा कि जो माइथोलॉजी है और माइथोलॉजी के अंदर जो मिथ्स होते हैं, माइथोलॉजी के अंदर जो मिथ्स होते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है? ह्यूमन माइंड के अंदर, ह्यूमन थॉट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, वो आप देखिए उनको सोल्व करने काम करते हैं मिथ्स। बात समझ में आई? इसके अलावा देखिए की एस्पेक्ट्स ऑफ लेवी-स्ट्रॉस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिथ क्या है? बाइनरी अपोजिशन। मिथ्स आर स्ट्रक्चर अराउंड अपोजिंग कॉन्सेप्ट। मिथ का जन्म हमेशा कहां होता है? जहां पर दो कॉन्सेप्ट एक दूसरे के क्या हो दोस्तों? खिलाफ हो। कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो? देखिए जैसे गुड और एविल, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छे के सामने हमेशा बुरा खड़ा होता है। जैसे ईश्वर है ना, ईश्वर है तो आप देखिए कुछ शैतानी ताकतें भी होंगी, है ना। तो ऐसा तो सोचता है ना हर व्यक्ति। ऐसे ही अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा, लाइफ है तो डेथ भी है, नेचर है तो कल्चर भी है, रो है तो कुकड भी है, अगर कच्चा है तो चीजें पकी हुई भी है। एज इन हिज बुक द रो एंड कुकड, इन्होंने क्या कहा? लेवी-स्ट्रॉस ने कहा कि हमेशा मिथ का जन्म क्या होता है? दो अपोजिट कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के कारण। बात समझ में आई? तब क्या होता है? मिथ क्रिएट होते हैं और इन मिथ्स को रिजोल्व करने काम करती है माइथोलॉजी। इसके अलावा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स ऑफ द माइंड, वो कहते हैं हर व्यक्ति का जो ब्रेन होता है वो मिथ्स को क्या करता है? सिमिलर पैटर्न में ही ऑर्गेनाइज करता है। ढेर सारे मिथ हम सुबह से शाम तक सुनते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का जो ब्रेन होता है वो लगभग सभी लोग मिथ को एक ही नजरिए से देखते हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है, मैं भी ये सोचता हूं कि अगर दुनिया में अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी हैं। वही है कि अगर हेड है तो टेल भी है, और आप देखिए अच्छे इंसान है तो बुरे इंसान भी है, प्यार करने वाले हैं तो धोखे देने वाले धोखेबाज भी हैं। तो हर व्यक्ति का जो माइंड का स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सली क्या करता है? मिथ्स के पैटर्न को अपने अंदर स्टोर करता है। मिथ्स एज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, और मिथ्स जो है दोस्तों भाषा का ही एक रूप है। ही बिलीव्ड मिथ्स फंक्शन लाइक लैंग्वेज। मिथ्स क्या करते हैं? लैंग्वेज की तरह फंक्शन करते हैं, जहां पर डिफरेंट एलिमेंट जैसे कि कैरेक्टर्स है, इवेंट्स है, सिंबल्स है, इंटरेक्ट सिस्टमैटिकली टू कन्वे मीनिंग। अब जैसे मान लीजिए इंडियन माइथोलॉजी है, हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आप देखिए कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे, है ना। भगवान राम जो होते हैं हमारे अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, जबकि उधर की तरफ से आप देखिए रावण जो है वो बुराई के लिए लड़ रहे हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं महाभारत में दुर्योधन बुराई की तरफ है, जबकि पांडव जो है 5 पांडव अच्छाई की तरफ है। तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या करती है? कई बार आप देखिए मिथ को जनरेट करती है। मिस आप कह सकते हैं मेडिएट कंट्राडिक्शंस, और यही मैंने आपको बताया कि कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ही मिथ्स को जन्म देती है। ये बात हमारी लेवी-स्ट्रॉस ने बताई थी। ये बहुत प्यारी सी बात है। डज रिलीजन सर्व द मीन्स ऑफ मोरल प्रिस्क्रिप्शन। तो आप ये जानेंगे अब कि धर्म कैसे लोगों के अंदर नैतिकता को जन्म देता है। यस, रिलीजन हैज हिस्टोरिकली सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ मोरल प्रिस्क्रिप्शन। जैसे डॉक्टर क्या करता है? बुखार में हमें क्या देता है? दवाई प्रिस्क्राइब करता है ना। ऐसे ही धर्म हमें समय समय पर मोरालिटी प्रिस्क्राइब करता है ना। हर व्यक्ति, सुनना जरा ध्यान से, आदमी कितनी ही आप देखिए कितना ही बदतमीज क्यों ना हो, कितना ही नशा वगैरह क्यों ना करता हो, लेकिन जब बात आती है, ध्यान से सुनिए, जब बात आती है हमारे महादेव की कावड़ ले जाने की, तो हर व्यक्ति अपने सच्चे भाव से क्या होता है? कावड़िए के रूप में जा रहा होता है ना। वो पैसे को देखता ना कुछ। दैट इज कि रिलीजन एंड सिंबल गॉड जो होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक मोरालिटी को जन्म देते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये आप देखिए मोरल प्रिस्क्रिप्शन सोसाइटी बाय स्टेबलाइजिंग एथिकल नॉर्म्स, क्योंकि धर्म हमारे लिए क्या करता है? कुछ नैतिक मूल्यों को, कुछ नॉर्म्स को, कुछ वैल्यूज को और कुछ रूल्स को बनाता है हमारे लिए, है ना। जब भी हम किसी धर्म में होते हैं, किसी भी धर्म के पार्ट होते हैं, किसी रिलीजन के पार्ट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ चीजों को फॉलो करते हैं। अगर हम नहीं करते तो हम अधार्मिक कहलाते हैं, है ना, और अगर हम करते हैं तो वी आर धार्मिक। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि धर्म ऑटोमेटिकली आपके बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर मोरालिटी को प्रिस्क्राइब कर देता है। देखिए कैसे कैसे आप देखिए इसमें लिखा है कोडिफिकेशन ऑफ मोरल लॉ। जैसे हिंदुइज्म में देखिए आप, धर्मा आउटलाइंस ड्यूटीज एंड राइटनेस कंडक्ट, है ना। हिंदू धर्म में धर्म सिखाता है हमें क्या सही क्या और हमारे कर्तव्य क्या है। जिस भी धर्म में ये बात हो रही हो सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है और हमारी कर्तव्य क्या है, एक पिता के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है, माता भाई बहन के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है, एक समाज के सदस्य के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है, एक व्यवसायिक के रूप में हमारा, एक टीचर के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है। जहां पर ड्यूटीज को, कर्तव्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है हिंदुइज्म। फिर क्रिश्चियनिटी आती है, द
द 10 कमांडेंट्स प्रोवाइड मोरल गाइडलाइंस। तो मोरल गाइडलाइंस यहाँ पर कौन देते हैं? जो 10 आपके कमांडेंट्स हैं, किसके अंदर? क्रिश्चियन के अंदर। फिर इस्लाम जो आपका आता है, इसमें आपको पता है शरीयत कानून है, उसके तहत अगर आप चल रहे हैं तो आप मोरली ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और बुद्धिज्म में तो आपको पता है 8 फोल्ड पाथ है, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये हमें 8 सत्य बताता है कि हमें सब कुछ सच सच करना है, हमें सच ही सोचना है, सच ही बोलना है, हमें सच ही याद रखना है, हमें सच ही करना है। तो सत्य कर्म, सत्य स्मृति, सत्य ध्यान, ये सब क्या है? हमारे 8 फोल्ड पाथ है, जिसमें सही और गलत की हमें पहचान दी जाती है और हम क्या हो जाते हैं? मोरल हो जाते हैं। इसके अलावा रिलीजियस मोरालिटी क्रिएट अ शेयर्ड सेंस ऑफ एथिक्स। आपको पता ही है दोस्त, रिलीजियस मोरालिटी क्या कहती है? कहते नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना। तो मजहब ही एक ऐसी चीज होती है, धर्म ही ऐसी चीज होती है जो कन्फ्लिक्ट को कम करती है और सभी लोगों के बीच एथिक्स को क्या करती है? शेयर करती है। रिचुअल्स एंड कलेक्टिव वर्शिप स्ट्रेंथन कम्युनिटी बॉन्ड्स। अब आप ही देखिए, हमारे यहाँ कुंभ का मेला हुआ था, है ना। कुंभ का जो मेला हुआ था, आप बताइए, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग आए। लगभग ऐसे बता रहे थे कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर क्या हुए? आए थे। मिनिमम 50 करोड़ तो आए थे कुंभ के मेले में। अब एक बात आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए दोस्त, कि जब कुंभ के मेले में इतने लोग आए तो क्या उनके बीच में कम्युनिटी बॉन्ड्स क्रिएट नहीं हुआ? क्या लोग आके सभी एक समान रूप से, अमीर हो गरीब हो, चाहे मुकेश अंबानी क्यों ना हो, सभी ने जाकर उसमें स्नान लगाकर ये सिद्ध कर दिया कि कल्चरल एंड रिलीजियस मोरालिटी इज अपवर्ड, है ना। ज्यादा ऊपर की तरफ होती है, किससे? मनी से, पैसे से। मैनी रिलीजन्स प्रोमिस हेवन, मॉक्स और आप कहेंगे एनलाइटमेंट। ज्यादा धर्म आप देखिए स्वर्ग का, मोक्ष प्राप्ति का, जीवन में पुनर्जागरण का रास्ता दिखाते हैं आपको, ताकि आप इमोरल एक्शन से क्या हो जाए? ऊपर उठ जाए। अब मान लीजिए चोर को कोई संत कह रहा है, कि कोई संत है हमारे जो चोर को कह रहे हैं कि चोरी चकारी छोड़ दीजिए तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तो शायद चोर छोड़ दे। तो ऐसी कंडीशन है। फिर इसके अलावा रिलीजियस टेक्स्ट एंड आप कहेंगे क्लियरली प्रोवाइड मोरल गाइडलाइंस इन कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज लाइक वॉर, जस्टिस एंड चैरिटी। आप देखिए, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो हमारे जीवन का, युद्ध हो, न्याय हो, या फिर आप देखिए अनुदान, दान अनुदान हो, कौन मोटिवेट करता है हमें? कहीं ना कहीं आप देखिए, युद्ध को कम करने के लिए, लोगों को न्याय की परिभाषा समझाने के लिए, या फिर दान अनुदान देने के लिए प्रेरित हमें कौन करता है? रिलीजन ही करता है। तो रिलीजन ही एक ऐसी चीज है दोस्त, जो क्या करती है? हमारे लिए हर कुछ करता है, हमारे लिए मोरालिटी, हमें बांधने का काम, हमें एक करने का काम रिलीजन ही आपको करता हुआ दिखाई देगा। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक हिंदी मीडियम की क्लास में सेम ही कॉन्सेप्ट के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। एजुचक्र एप्लीकेशन हमने लॉन्च कर दिया है, वहां पर ढेर सारी फ्री क्लासेस और फ्री पीडीएफ्स भी मिल जाती हैं जो लेटेस्ट हम डालते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको पेड बैचेस भी मिलते हैं। धन्यवाद दोस्त।